शेयर मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको फाइनेंस करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर रेगुलर अपडेट्स लेना है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको कंटिन्यूसली मिलते हैं। आइए जानते हैं आज का सब्जेक्ट क्या है हमारा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वही सब्जेक्ट है पोर्टफोलियो। बहुत से लोग बोलते हैं कैसे बनाना, क्या बनाना है, बहुत सी संभावना है, बहुत सी समस्या है, क्योंकि इतने सारे शेयर्स है, इतने सारे न्यूज़ चैनल्स है, इतने सारे अपडेट्स है कि कौन सा शेयर ले कौन सा नहीं ले। हर चीज़ आज हम शेयर लेते हैं, ये शेयर लेते तो गिर जाता है, दूसरा शेयर लेते तो हम उसको छोड़ देते वो भागना शुरू हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें समस्या हमारे सामने आ जाती है, अपॉर्चुनिटी भी सामने आती है। तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाले, पोर्टफोलियो को सही तरीके से कैसे बनाए या फिर सही पोर्टफोलियो को ट्रैक कैसे करें। आइए जानते हैं क्या है पोर्टफोलियो और कैसे हमें मैनेज करना चाहिए। जैसा कि पोर्टफोलियो एक बहुत ही आसान चीज़ है, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से अगर हैंडल करेंगे तो उसके जैसे कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ समस्या इतनी है कि आपको पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है, क्या मैनेज करना है, ये सब जानकारी आपको आना चाहिए। तो ये कहाँ से आएंगी, क्या आएंगी, कौन से सोर्सेस से आने के। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एसेट एलोकेशन, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये तीन जो चीज़ें हैं अगर आप देखेंगे तो समस्या यहीं से स्टार्ट होती है। एसेट एलोकेशन कैसा किया जाए, हमारे पास फंड तो है, समस्या क्या है फंड कहाँ कहाँ डाइवर्ट किया जाए, किस प्रकार से हमें इन्वेस्ट किया जाए, वो नहीं समझ में आता। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि लार्ज कैप में 50 रुपये लगा दो, मिड कैप में 25 लगा दो, स्मॉल कैप में लगा दो। तो भाई पर कौन से शेयर में लगाना है, क्या लगाना है, ये कोई नहीं बताता है। सिर्फ कोई किसी की किताब में बताई हुई बातें, रटा रटाई बातें आपको बता देता है और आपको उसी प्रकार बोलते हैं कि ऐसा कर दो वैसा कर दो। पर प्रैक्टिकल नॉलेज कोई नहीं बताता है कि एग्जैक्टली कौन सा शेयर लार्ज कैप में कितने परसेंट में हमें डालना चाहिए, कितना लेना चाहिए और कितना हमें एग्जिट करना चाहिए। मिड कैप में कौन सा शेयर एंट्री लेना है, स्मॉल कैप में कौन सा शेयर अभी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, कौन सा लेना है, वो नहीं बताता। सिर्फ बता दीजिए ये लार्ज कैप है इसको भर लो, ये स्मॉल कैप है इसको भर लो, ये मिड कैप है इसको भर लो, ये 25% में भर लो, 50% में भर दो। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं मार्केट में सिर्फ बताई जाती है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। पर अगर समस्या और समाधान दोनों अगर ढूंढना है तो आपको खुद उस चीज़ को ट्रैक करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपको शेयर क्या कौन सी कैटेगरी में आता है वो समझना होगा, किसी के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। तो सबसे पहले शेयर कौन सी कैटेगरी में आता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसके हिसाब से कोई डिपेंड नहीं है। अगर ऐसा ज़रूरी है, अगर लार्ज कैप अगर आप देखेंगे तो बहुत से स्मॉल कैप ऐसी कंपनी है जो पिछले सालों से स्लो चल रही है और कुछ कुछ लार्ज कैप ऐसी कंपनी है जो बहुत स्ट्रांगली भाग रही है। तो बहुत बताते हैं कि लार्ज कैप कंपनी से भागने में थोड़ा टाइम लगाती है, स्मॉल कैप मिड कैप भागने में अच्छा टाइम लेती है। तो ऐसा कुछ अभी नहीं रहा। अभी जो मार्केट है मैच का पूरा नेचर बदल चुका है। ऐसा कोई भी फंडा काम नहीं कर रहा है अभी मार्केट में, ये चीज़ काम कर रही है वो चीज़ काम नहीं, हर चीज़ अपने लेवल पे अलग अलग तरीके से काम कर रही है। जैसा कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ये जो चीज़ है ये हमने ऐसी इस तरीके से करी, उस तरीके से करी, ये हमने यहाँ से लाया, वो वहाँ से लाया। तो ओवरऑल देखा जाए तो सब चीज़ें कहीं ना कहीं से आई हुई रहती है मार्केट में। अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है, सेक्टर में। अब जब मार्केट में उतर जाते हैं हम डिसाइड भी कर लेते हैं कि हमें शेयर लेना है, वो शेयर लेना है, पर समस्या जो है शुरू हो जाती है कौन से सेक्टर के लेना है। सेक्टर जो होते हैं मार्केट में बहुत से सेक्टर अवेलेबल है, 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, जैसा कि मेटल सेक्टर, आईटी सेक्टर, केमिकल सेक्टर, उसके बाद में अपना कंस्ट्रक्शन, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, बहुत से मल्टी सेक्टर अवेलेबल है। कौन सा सेक्टर हमें चूज़ करना चाहिए, कौन से सेक्टर की हमें समझ लेना चाहिए। तो हर सेक्टर की अपनी एक खासियत होती है, हर सेक्टर का अपना एक परफॉर्मेंस का एक स्टेज होता है और हर सेक्टर का अपना एक नेचर होता है। तो आपको वो चीज़ समझना चाहिए कि सबसे पहले हमारा फेवरेट सेक्टर कौन सा है, जिस सेक्टर में हम रिसर्च कर सके। क्योंकि क्या होता है, जैसा अगर कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर है तो उसको उसके सेक्टर के बारे में, फार्मा सेक्टर के बारे में अच्छी तरीके से पता है। कोई अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड जो गुड्स है, जो कंपनी है, उसके बारे में अच्छी तरीके से पता है। कोई अगर MBA होल्डर, कोई फाइनेंस वाला है तो वो बंदे को फाइनेंस का अच्छा नॉलेज है, तो फाइनेंस सेक्टर में अच्छा खासा ग्रिप पकड़ सकता है। तो आपको पहले सेक्टर आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि आपको कौन से सेक्टर में इंटरेस्ट है। जो सेक्टर में इंटरेस्ट है उसी सेक्टर में आप तरक्की कर सकते हैं और उसी सेक्टर में आप पैसा बना सकते हैं। ये तो क्या होता है, हमें जो सेक्टर पसंद नहीं उसमें हम चल जाते हैं और बाद में उसमें पैसा नहीं बना पाते। सबसे पहली बात, हमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एक कंपनी ढूंढनी है। जैसा कि आपको दिख जाता है मार्केट कैप पे सारा खेल है। 1 लाख करोड़ के ऊपर की जो भी कंपनी है वो सीधे सीधे लार्ज कैप पकड़ लेना, 50,000 के ऊपर की जो कंपनी है मिड कैप पकड़ लेना, 50,000 के नीचे की सीधी कंपनी स्मॉल कैप पकड़ लेना। सीधी सीधी बात है, कोई इसमें अटक नहीं लेना है, कोई बड़ा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये कंपनी कौन सी कैप में, क्या क्या कैप में। बस कंपनी का रिजल्ट देखिए, कंपनी के फंडामेंटल्स देखिए और कंपनी किस तरीके से चार्ट पैटर्न बना रही है, वो चीज़ 3 चीज़ें ट्रैक कीजिए। आपको वो कैप के फंदे में ज़्यादा गिरना नहीं है। दूसरा, आपको सेक्टर आपने चूज़ कर लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है,
उसके बाद में आता है आपका कि भाई मैंने तो 4 सेक्टर के बारे में रिसर्च करी, 4 सेक्टर मैंने देखे, पर एक्चुअल में जो मेरे फेवरेट सेक्टर है वो सच में परफॉर्मिंग सेक्टर है कि नहीं है। कभी कभी क्या हो जाता है, हम सेक्टर तो चूज़ कर ले पर परफॉर्मिंग सेक्टर हमारे हमसे चूज़ नहीं होता। जैसा कि समस्या आती है सेफ सेक्टर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सेफ सेक्टर क्यों बोलते हैं? एफएमसीजी, आईटी और केमिकल, 3 सेक्टर सेफ सेक्टर इसलिए बोले जाते हैं कि एफएमसीजी मतलब क्या आता है कि डेली नीड्स में हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो कंपनियां कभी भी बंद नहीं हो सकती, कि हम हर चीज़ कम कर सकते हैं पर डेली यूजेस वाली चीज़ें बंद नहीं कर सकते। दूसरा, आईटी सेक्टर वाली कंपनियां, आज के दौर में आप अगर देखेंगे तो आपके 25% वर्क जो है, जो सुबह से अगर आप रात तक देखेंगे तो आपका टेलीकम्युनिकेशन, आईटी सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। मोबाइल ले लो, इंटरनेट ले लो, हर चीज़ का आपका कहीं ना कहीं कंसल्टिंग है। तो ये भी चीज़ आने वाले समय में ग्रो करने वाली है, ना कि कम होने वाली है। तीसरा सेक्टर केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर ये एवरग्रीन सेक्टर इसलिए बोला जाता है, केमिकल जो डिमांड है, क्योंकि आने वाले समय में जो ग्रो करने वाला है केमिकल, ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। आप किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ ले लो, उसमें केमिकल का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। ये तो केमिकल सेक्टर, ये 3 सेक्टर को सेफ सेक्टर बोला जाता है कि ये 3 कभी भी वर्स्ट परफॉर्म नहीं करते। हाँ, भले ही बेस्ट परफॉर्म ना करे पर वर्स्ट नहीं करते, इसलिए वो सेफ सेक्टर कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर आपको फोकस करना है तो आपको क्या करना है, अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली और आप अगर पहुंच गए तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि उस सेक्टर का लीडिंग स्टॉक कौन सा है। कि क्या होता है, शुरुआत में हम अगर रिस्की स्टॉक में एंट्री ले और वो स्टॉक परफॉर्म ना करे तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए कंपनी की लीडिंग स्टॉक के बारे में रिसर्च कीजिए कि लीडिंग स्टॉक क्या परफॉर्म कर रहा है, किस दिशा में वो जा रहा है, और कंपनी के उस स्टॉक, उस सेक्टर के, उस पैटर्न के, उस प्रीमाइसेस में कौन से जो शेयर चल रहे हैं, उसकी कैटेगरी क्या है, वो स्ट्रेटेजी क्या है। अगर एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और लीडिंग स्टॉक अगर खराब परफॉर्म कर रहा है तो ये चीज़ थोड़ी सी उठ पटांग रहती है कि कंपनी में कुछ तो फॉल्ट है। अगर सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, समझ लेना कि सही दिशा में आप अगर है। तो ऐसी चीज़ आपको ट्रैक करनी पड़ेगी। अगर सेक्टर स्टॉक अच्छा कर रहा है, सेक्टर खराब कर रहा है, तो भी आपको समझना पड़ेगा कि तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं, आपको सबसे बड़ी है लीडिंग स्टॉक आपको चुनना है। अच्छे स्टॉक कौन से आपके सेक्टर में। कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई मार्केट कैप अगर छोटा है तो कंपनी लीड नहीं कर सकती, सेक्टर को कर सकती है। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट कैप छोटा रहता है पर कंपनी फंडामेंटल्स इतनी मजबूत होते हैं, कंपनी वो सेक्टर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती है। उस सेक्टर में अगर देखेंगे तो आउट ऑफ द बहुत जाके रिटर्न बना के देती है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इस चीज़ से आपका बेनिफिट बढ़ता है, आपका पोर्टफोलियो का साइज़ बढ़ता है और पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट की आपकी मेंटलिटी बढ़ जाती है। और जो चीज़ें हैं उसमें अगर आपको और चीज़ ट्रैक अगर करना है तो वह डाइवर्सिफिकेशन। लीडिंग स्टॉक ले लिया, सब चीज़ें कर, आपको डाइवर्सिफिकेशन ये मस्ट है। डाइवर्सिफिकेशन आप जब तक आपका फंड्स का करेंगे नहीं तब तक आप मल्टीपल रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएंगे। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या है, अगर आप किसी भी एक शेयर में अगर आपके पास अगर 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, अगर आप एक शेयर में लगा देंगे तो एक तो वो शेयर आपको रातों रात रास्ते पे लाएंगे, एक तो रातों रात आपको करोड़पति बना देंगे। तो ये क्या हो जाती है, दो धारी तलवार हो जाती है। एक तो सट्टा खेलना क्या ना, ऐसे पैटर्न करना है, एक ही चीज़ है कि आप अगर चूज करोगे, आज आपके पोर्टफोलियो अगर 10 शेयर है तो 10 शेयर कभी परफॉर्म नहीं करते। 10 में से 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे। तो जिन लोगों की 5 से अगर 8 की रेंज में अगर शेयर परफॉर्म कर रहे हैं तो समझ लेना वो आप सही ट्रैक पे। अगर किसी कारणवश कभी कभी क्या होता है कि हम 10 शेयर चुनते हैं और उसमें 3 या 4 परफॉर्म करते हैं, तो आपको आपके पोर्टफोलियो के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देखना पड़ेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको मार्केट का बेनिफिट आपको मिल सके। मार्केट का लॉस तो डाइवर्सिफिकेशन में मिलता है पर मेरी पे लॉस से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि आप मल्टीपल सेक्टर के मल्टीपल शेयर जो आपको चुनते हो, तो कभी एक सेक्टर कभी एक स्टॉक परफॉर्म नहीं करता, तो आने वाले 2-4 स्टॉक जो है वो परफॉर्म करते हैं और आपका पोर्टफोलियो ऊपर की साइड में अप ट्रेंड करवा देते हैं। ये चीज़ें जो प्लस पॉइंट है ये आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर से आपका जो कैलकुलेशन है वो अच्छी तरीके से बैठता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट कोई आता है तो वो है डेब्ट फ्री और रिजर्व्स। डेब्ट फ्री और रिजर्व्स कंपनी जो है वही आपको, अगर मैं खुद कर्जा बाजारी हूँ तो मैं आपको क्या रिटर्न बना के दे सकता हूँ, मैं कंपनी को क्या चला सकता हूँ। और मेरे पास खुद के पास ही अगर पैसे नहीं है तो मैं अगर किसी कारण से मैंने कर्जा लिया है तो मैं क्या है उसको पे करूँगा। अगर आप ऑब्जर्व करते होंगे तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करती है, वो क्या देखती है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपके रिजर्व्स कितने हैं, आपका आज तक का नेचर क्या है, उसके हिसाब से आपको रेटिंग देती है और आपको उसके हिसाब से आपको लोन देती है। तो कंपनियां जो है डेब्ट फ्री, ऐसा नहीं कि भाई कंपनी में कर्जा लेना गलत है। अगर आप फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे तो उनका हज़ारों लाखों करोड़ के खुद के ऊपर भी कर्जे रहते हैं, उनका बिजनेस ही कर्जे हुआ है। तो वो सेक्टर के लिए ये चीज़ लागू नहीं करती है। डेब्ट फ्री कंपनी मतलब क्या है, जिस कंपनी को गलत तरीके से कर्जा कंपनी लिए हुआ नहीं। कंपनी कर्जा लेना कोई गलत नहीं होता है, कंपनी कर्जा लेकर अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो वो उसको कंपनी को लॉस है।
अगर कंपनी कर्जा लेके अगर ग्रो कर रही है तो अच्छी बात है। तो ये चीज़, ये फैक्टर कंडीशनल के हिसाब से बदल जाता है। ऐसे नहीं कि डेट फ्री देखना है तो मतलब हर कंपनी में डेट फ्री देखना है और हर चीज़ में कंपनी रिजल्ट देखना है। ये कंडीशनल आपको समझते आने होने चाहिए कि कौन सी कंपनी में हमें क्या देखना है। तो ये आपके लिए अपडेट से आप जिस जिस प्रकार से अपडेट से आप जुड़ेंगे, जैसा हम ओवरव्यू हमेशा करते हैं, हर शेयर का स्टॉक का ओवरव्यू करते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत वहीं से करते हैं। कंपनी रिजल्ट्स क्या है, कंपनी फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी शेयर प्रमोटर्स पैटर्न क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको मार्केट में एकदम से नहीं आएंगी, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएंगी। और इससे आपका प्रैक्टिस जैसे ही बढ़ेंगी वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा तो आप लंबे समय के लिए मार्केट में रह सकते हैं। और जैसा कि ये पॉइंट है नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टमेंट पीरियड। इन्वेस्टमेंट पीरियड का जो होना चाहिए वो हमारे टारगेट के हिसाब से होना चाहिए। एक दो दिन के लिए मार्केट में कभी पैसा नहीं बनता है। एक दो दिन, एक महीना भर के हिसाब से अगर सोचेंगे तो ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा बनता है। ट्रेडर जो है वो 30 दिन सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप मार्केट में अगर बैठे होंगे तो 30 दिन आपके हिसाब से मार्केट ट्रेड नहीं करने वाला है। तो इन्वेस्टर के लिए वैसा टेंशन नहीं होता है। इन्वेस्टर ने एक बार उनको चूज़ करना है प्रॉपर शेयर, और वो उन्होंने उसमें इन्वेस्ट कर लिया कि आने वाले समय के लिए उनको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। तो आपको अगर आपका टारगेट आपको दिमाग में रख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि मुझे 1 महीने के लिए, 6 महीने के, साल भर के लिए, या फिर ये होगा एक पीरियड। दूसरा, इस पीरियड के में अगर आपका टारगेट है 50% रिटर्न, 100%, 1000%, तो आपको वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पीरियड होना, अब 3 महीने हो गए, मैंने 3 महीने का टाइम पीरियड दिया था और शेयर में सिर्फ 10% परफॉर्म करा, मैं उसके ऊपर उसको बेच को निकल जाता हूँ। और क्या हो जाता है, कभी कभी हम 3% के 3 महीने के ऊपर बेच देते हैं और बाद में पता चलता है कि कंपनी 30% रिटर्न दे दिए एक दिन में। तो वैसा भी दिमाग में रखना है। कभी कभी पीरियड और परसेंटेज दोनों दिमाग में रख के ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपकी रिटर्न मल्टीपैगल तरीके से ग्रो कर सके। ये तो होगी जो चीज़ें जनरली। अब इसमें कितने स्टॉक हमें लेना चाहिए, जैसा अभी क्या होता है, बहुत से लोग स्टॉक 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 स्टॉक लेके बैठ जाते हैं, और बाद में क्या होता है, ना उनका पोर्टफोलियो प्रॉपर तरीके से ग्रो होता है, ना वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। इससे क्या होता है, आप इरिटेट हो जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि कौन से सिचुएशन में कौन सी स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी है। इसलिए आपको मिनिमम शेयर आपके पोर्टफोलियो में रखना है, जितना हो सके कम से कम। उसकी कोई क्वांटिटी नहीं, 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। मिनिमम आपके पोर्टफोलियो की साइज़ के हिसाब से 1 लाख रुपये पोर्टफोलियो 5 शेयर ठीक है, 5 लाख का पोर्टफोलियो 10-15 तक ठीक है, 10 लाख का पोर्टफोलियो 20 शेयर तक ठीक है, 25 लाख का पोर्टफोलियो 25-30 शेयर तक ठीक है। तो उसका डाइवर्सिफिकेशन, उसका सेक्टर वाइज एलोकेशन, ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आप जब करेंगे तभी आप अच्छे पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। और अच्छा पोर्टफोलियो मैनेज कर लिया मतलब क्या, सीधे सीधे आपने अच्छे रिटर्न जनरेट कर लिया। अच्छे रिटर्न जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। जिस चीज़ों के ऊपर मैंने आपको पॉइंट आउट करा, इन सब चीज़ों के अगर आप ध्यान देंगे तो आप आने वाले समय में एक अच्छा पोर्टफोलियो जनरेट कर सकेंगे। तो अब तक जैसा कि आपने सब पॉइंट कवर करे हैं, अगर आपको किसी प्रकार की कोई शंका हो सकती है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, ताकि आने वाले अपडेट्स और आने वाले वीडियो हम उस पॉइंट के ऊपर बना देंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे कंटिन्यू विथ अस।